गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और थ्योरेटिकल होने के कारण इसको सीधा अपन स्क्रीन से देखेंगे तो अपना टाइम है वो बच जाएगा। देखो अपने पास में है प्रोटीन का विकृतीकरण और प्रोटीन अपन ने पहले देख ली है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। कई बार पूछता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जब प्रोटीन्स होती है उसको या तो गर्म किया जाए या फिर उसकी क्या करते हैं अम्ल या क्षार से क्रिया करते हैं, भारी धातु के साथ क्रिया की जाती है तो उस स्थिति में प्रोटीन अवक्षेपित हो जाती है और अवक्षेपित प्रोटीन को क्या कहते हैं अपन, विकृत प्रोटीन कहते हैं। तो विकृतीकरण में अपन ने क्या किया, प्रोटीन है उसको यदि गर्म किया, उसकी क्रिया अम्ल या क्षार के साथ की या भारी धातु के साथ की या उसकी पीएच परिवर्तित की तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रोटीन अवक्षेपित हो जाती है और इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, प्रोटीन का जो विकृतीकरण होता है उसमें होता क्या है, इसकी जो प्राथमिक संरचना है वो तो अपरिवर्तित रहती है। जो प्राथमिक स्ट्रक्चर है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी द्वितीयक और तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है और साथ ही क्या होती है, इसकी जैविक सक्रियता भी नष्ट हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो प्रोटीन का जो विकृतीकरण है इससे क्या हो रहा है, इसकी जो प्राथमिक संरचना है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन इसकी द्वितीयक और तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है, साथ ही इसकी जैविक सक्रियता होती है ये भी नष्ट हो जाती है और इस प्रकार से जो प्रोटीन प्राप्त होती है इसे विकृत प्रोटीन कहते हैं। जैसे अपने पास में है दूध और दूध से क्या बन रहा है, दही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विकृतीकरण हो रहा है प्रोटीन का। दूध में जो प्रोटीन है उसका विकृतीकरण होने से क्या बनता है, दही बनता है। जैसे ही अपने पास में अंडा है, अंडे में क्या होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है और जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका जो लिक्विड होता है ये किस स्टेज में बदल जाता है, ठोस स्टेज में बदल जाता है। रीज़न क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो विकृत प्रोटीन होता है उसको पुनः अपन उसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्रिया होती है ये कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, तो इसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे अंडे की सफ़ेदी गोलाकार तथा विलय प्रोटीन होती है, गोलाकार प्रोटीन होती है, मतलब जो प्रोटीन का प्रकार अपन ने देखा था उसमें दानेदार या गोलाकार प्रोटीन ये होती है। गर्म करने पर रबर के समान क्या होती है, अविलय रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसे क्या कहते हैं अपन, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस गुण का उपयोग रोगों के निदान में भी किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने पास में जो पार्ट आता है वो नेक्स्ट पार्ट है एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब ये वे पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये होते क्या हैं वास्तव में, या तो सरल या फिर संयुक्त प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम शब्द है किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें ईएन का अर्थ होता है जाइमेस और जाइमेस क्या होता है, यीस्ट। तो सबसे पहले एंजाइम को कहाँ पे प्राप्त किया गया था, खमीर में प्राप्त किया गया था या यीस्ट में प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया था, एंजाइम नाम दिया गया था। तो देखो एंजाइम का सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था, खमीर से, और खमीर से प्राप्त किए जाने के कारण ही इसे क्या नाम दिया गया था, जाइमेज नाम दिया गया था। एंजाइम के नाम के लास्ट में क्या लगाया जाता है, एज, ASE। जो भी एंजाइम होगा उसके लास्ट में नाम के अंत में क्या लगाते हैं अपन, एज लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अपने पास में क्या है, सुक्रोज है या फिर माल्टोज है। तो माल्टोज पे जो एंजाइम काम करेगा उसे क्या कहा जाएगा, माल्टेज कहा जाएगा। और माल्टेज एंजाइम जो होता है माल्टोज को दो ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ देता है। ये डाइसेकेराइड है, ये वाली रिएक्शन अपन ने पहले देख ली थी। ऐसे ही स्टार्च होता है उसको एमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज होता है उसको लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं ये एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कुछ अपने पास में एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण थे। अब बात करते हैं एंजाइम के गुणों की। देखो एंजाइम कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। जल और लवणों के तनु विलयन में क्या होते हैं, ये विलयशील होते हैं। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कोलॉइडी, और कोलॉइडी प्रवृत्ति के कारण ये क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं इनकी सतह में सरलता से अधिशोषित हो जाते हैं।
एंजाइम के लिए क्या होता है, इष्टतम ताप और इष्टतम पीएच होती है। ये जो इष्टतम ताप और इष्टतम पीएच होती है, इस पर एंजाइम की क्रियाशीलता बहुत अधिक रहती है। तो जो टेम्परेचर है, इष्टतम टेम्परेचर, ये कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही जो इष्टतम पीएच होती है, ये अपने शरीर की पीएच के बराबर होती है। यदि टेम्परेचर जो होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाता है, एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, अत्यधिक होती है। ये क्या करता है, मतलब प्रति मिनट लाखों अणुओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। एंजाइम जो होता है, इसका यदि जल अपघटन देखते हैं तो जल अपघटन क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन आदि रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। सामान्य एंजाइम होते हैं, इन क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट गुण है एंजाइम की, सूक्ष्म मात्रा ही किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में समर्थ होती है। एंजाइम की जो क्रियाएं होती हैं कैसी होती हैं, मेनली श्रृंखलाबद्ध होती हैं। और एक एंजाइम की क्रिया का उत्पाद दूसरे एंजाइम के लिए क्या काम करता है, क्रियाकारक या क्रियाधर का कार्य करता है। तो ये इसके क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। एंजाइम देखो उत्प्रेरण की क्रियाविधि है वो ताला चाबी सिद्धांत आता है, और ताला चाबी सिद्धांत है अपने सरफेस केमिस्ट्री में दोबारा आएगा, इसलिए यहाँ पे उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन केवल यहाँ पे अपन देख रहे हैं। तो देखो एंजाइम की उपयोगिता की बात करें तो क्या होते हैं, ये मेनली पाचन क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एंजाइम होता है रेनिन, इसका उपयोग पनीर के जो औद्योगिकरण होता है या पनीर का औद्योगिक उत्पादन होता है, इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इनका उपयोग एल्कोहलिक पेय जैसे शराब है, बियर है आदि में, और चमड़े को मुलायम बनाने में, और साथ ही क्या होता है, कई जो होते हैं प्रोसेस उनमें इसको काम में लिया जाता है। व्युत्क्रम शर्करा के औद्योगिक निर्माण में देखो ये क्या होता है, व्युत्क्रम शर्करा जो होती है उसके औद्योगिक निर्माण में, इसको यूँ भी कह सकते हैं अपन, जो शर्करा होती है शुगर, उसके औद्योगिक निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। यहाँ पे जो व्युत्क्रम लिखा है ये गलत लिखा है। तो शुगर का औद्योगिक उत्पादन होता है तो फर्मेंटेशन होता है, और अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन होगा तो भी किण्वन की क्रिया संपन्न होगी, फर्मेंटेशन होगा, और उसके थ्रू इसका निर्माण किया जाता है। एक जो मेन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एंजाइम का उपयोग रोगों की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। जैसे अपने पास में क्या है, ट्रायोसिनेज एंजाइम है, इसकी कमी से एल्बिनिज्म रोग हो जाता है, और इस रोग का जो उपचार होता है, भोजन के साथ क्या करते हैं, इस एंजाइम को लेने से क्या होता है, इसका उपचार हो जाता है। इसके अलावा दूसरा एंजाइम है अपने पास में स्ट्रेप्टोकाइनेज, और जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो एक तो ट्रायोसिनेज आपको ध्यान रखना है, एल्बिनिज्म रोग हो जाता है इसकी कमी से। दूसरा स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, हृदय रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि रक्त का जो थक्का होता है उसको विलय कर देता है। जो भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है उसका मेन रीज़न क्या होता है, जो अपने पास में रक्त होता है इसका थक्का बन जाता है। रक्त का क्या बन जाता है, थक्का। और रक्त का जो थक्का बन जाता है उसको विलय करने के लिए किसको काम में लेते हैं अपन, स्ट्रेप्टोकाइनेज को काम में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं अपने पास में एंजाइम जो होता है उसकी कुछ उपयोगिताएं। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। देखो हार्मोन्स जो होते हैं, जो अपने पास में इंटेस्टाइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनके द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनसे स्रावित होने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। साथ ही वृद्धि, विकास और प्रजनन आदि का क्या करते हैं, ये नियमन और नियंत्रण करते हैं। तो ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनका स्राव सीधे ही कहाँ पर मिलता है, रक्त में। और किसके द्वारा स्रावित हो सकता है, ये ग्रंथियों द्वारा और कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होते हैं। तो ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं और ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, और क्या काम करते हैं, जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं, शरीर की वृद्धि है, विकास है, प्रजनन है आदि का नियमन और नियंत्रण करते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया है हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। तो
तो इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रंथि रस भी कहा जाता है। हार्मोन्स होते हैं रासायनिक क्या कहलाते हैं, दूत भी कहलाते हैं। और रासायनिक दूत क्यों होते हैं, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं उनके संवहन में या जो सूचनाएं होती हैं उनके संवहन में ये काम में आते हैं। ये क्या होते हैं, अपने उत्पत्ति स्थल से दूर की कोशिकाओं तथा ऊतकों में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रासायनिक दूत भी कहा जाता है। तो दोनों इसके जो है फैक्टर वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखो हार्मोन्स क्या होता है, शरीर में ज़्यादा समय तक संचित नहीं रहते हैं और उत्सर्जन की क्रिया द्वारा ये क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब हार्मोन्स के कार्य देखते हैं। तो उससे पहले देखो हार्मोन्स किस में मिलता है, प्लांट में भी मिलता है, पादप हार्मोन्स भी होते हैं। और ऐसे ही जो होगा अपने पास में जैसे जीव जंतु हैं उनमें जो हार्मोन होंगे उनको क्या कहा जाएगा, जंतु हार्मोन कहा जाएगा। तो पादपों में भी मिलते हैं हार्मोन और जंतुओं में भी ये हार्मोन मिलते हैं। देखो जो पादप हार्मोन होते हैं ये पौधे में पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं, वही कार्य है पौधे की वृद्धि, विकास, कली का निर्माण, कोशिका विभाजन, बीजों का अंकुरण, फलों के निर्माण, पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए और पौधे की विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। तो ये थे अपने पास में पादप हार्मोन के कार्य। इसी प्रकार से अपन देखते हैं जंतु हार्मोन। तो जंतुओं में जो हार्मोन होते हैं ये इनका श्रवण कहाँ से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। रक्त के द्वारा अपने कार्यस्थलों तक पहुँचते हैं, दूध कह रहे थे। और सीधा ये जो स्राव होता है या हार्मोन्स होते हैं किस में मिलते हैं, ग्रंथियों से, ब्लड में। और ब्लड के द्वारा ये क्या होते हैं, जहाँ पर इनको वर्क करना होता है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। और साथ क्या करते हैं, वहाँ पर पहुँचकर शरीर की जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएँ हैं उनमें सहभागिता निभाते हैं। साथ ही शरीर की वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि का संचालन, नियमन और नियंत्रण भी करते हैं। तो ये थे अपने पास में जंतु हार्मोन्स के कार्य। अब देखो बात करते हैं एंजाइम और हार्मोन्स की। तो एंजाइम जो होता है उसकी तरह हार्मोन्स भी क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह ही कार्य करते हैं। ये भी क्या होते हैं, अल्प मात्रा में प्रयुक्त होते हैं और क्रिया के दौरान क्या होते हैं, ये जो होते हैं अल्प मात्रा में प्रयुक्त होते हैं और क्रिया के दौरान एक तरह से क्या होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इनका जो वास्तविक रूप है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब एंजाइम और हार्मोन्स में ये तो थी कुछ समानता है भाई। एंजाइम की तरह हार्मोन्स भी क्या कर रहे हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। ये भी बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्रिया के दौरान इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये खुद प्रयुक्त नहीं होते हैं, काम में नहीं आते हैं, केवल उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अपन ऐसे लक्षण जो हार्मोन और एंजाइम में भिन्न होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। ये क्या काम करते हैं, ऐसे अंगों पर कार्य करते हैं जो इनके उत्पादक अंगों अथवा ग्रंथियों से भिन्न होते हैं। जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं वहाँ पर ये कार्य नहीं करते हैं। कौन, हार्मोन्स। जैसे अपने पास में पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित हो रहा है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है, तो वो जो हार्मोन होता है उस ग्रंथि पर कार्य नहीं करेगा, वो दूसरे स्थान पर कार्य करेगा। और कहाँ पर जाएगा, वो रक्त के साथ उस दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है। हार्मोन्स होते हैं, जैसे एंजाइम की बात कर रहे थे, मेनली क्या होते हैं, प्रोटीन। लेकिन सभी हार्मोन क्या नहीं होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कम अणुभार वाले क्या होते हैं, प्रोटीन। या फिर क्या हो सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, एकल अमीनो अम्ल हो सकते हैं और स्टीरॉइड्स हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं। और जब हार्मोन उपयोग में आता है उससे पहले ये किस में स्रावित होता है, रक्त में स्रावित होता है। हार्मोन्स के यदि वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण में क्या होता है अपने पास में सॉरी, जैसे पेप्टाइड हार्मोन है तो इनमें कौन सा बंद होगा, जैसा नाम है वैसा ही बंद होगा। तो इनमें पेप्टाइड बंद उपस्थित होता है। और पेप्टाइड बंद मेनली किसमें था, प्रोटीन में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जैसे इंसुलिन है, वेसोप्रोसिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे के सारे कैसे हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। फिर होता है एमिनो हार्मोन्स। तो एमिनो मतलब इनमें एमिनो समूह होता है। एमिनो समूह क्या होता है, NH2। तो इन हार्मोन्स में क्या होता है, NH2 समूह पाया जाता है। और NH2 समूह की उपस्थिति के कारण ये क्या करेंगे, जल के साथ में H बॉन्ड बनाएंगे। और H बॉन्ड बनाने के कारण ये जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। जैसे एड्रीनलिन है और थायरोक्सिन है।
तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जल में विलयशील होते हैं। ये इन दोनों की स्ट्रक्चर है, ये एड्रेनालिन है और ये क्या है अपने पास में थायरोक्सिन है। आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ जो हार्मोन्स हैं जैसे इंपॉर्टेंट है एड्रेनालिन और थायरोक्सिन, तो इनकी स्ट्रक्चर भी आपको याद करनी होती है। तो फर्स्ट अपन ने क्या देखा था, पेप्टाइड हार्मोन, इनमें पेप्टाइड बंध था, ठीक है। तो क्या हो रहे थे, ये प्रोटीन हो रहे थे। एमिनो हार्मोन, इनमें NH2 समूह था। इसी प्रकार से जो आता है अपने पास में स्टीरॉइड्स हार्मोन्स, और देखो स्टीरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, इनमें स्टीरॉइड का नाभिक पाया जाता है। तो स्टीरॉइड नाभिक में क्या होती है, वलय होती है, और ये मेनली किससे बनता है स्टीरॉइड, 4 वलयों से बनता है, जिसमें 3 वलय कैसी होती हैं, साइक्लोहेक्सेन की होती हैं, और 1 वलय किसकी होती है, साइक्लोपेंटेन की होती है। तो 4 वलय हैं टोटल, 3 तो किसकी हैं, साइक्लोहेक्सेन की, और 1 किसकी होती है, साइक्लोपेंटेन की होती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जनन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एड्रिनोकॉर्टिकॉल है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल तथा पित्त अम्ल आदि, ये इसके एग्जाम्पल ही होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने पास में क्या है, स्टीरॉइड नाभिक की बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, इसमें कितनी वलय होती हैं स्टूडेंट्स, 4। तो देखो 1 2 3 4, इसमें से ये जो वलय हैं इनमें 6 कार्बन हैं। तो ये कैसी होती हैं, अपन ने पहले देख लिया भाई, 4 वलय थी, उसमें से 3 तो साइक्लोहेक्सेन होती है, 1 क्या होता है, साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये क्या होता है, साइक्लोपेंटेन होता है। साथ ही इसमें क्या होते हैं, इनके जो विशेष समूह होते हैं ये इन वलय से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये स्टीरॉइड का नाभिक था। और नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास में, ये टेस्टोस्टेरोन की है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास में, ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, विटामिन। देखो विटामिन क्या होता है, विटल प्लस एमीन्स। विटल का मतलब क्या होता है, जीव जंतु। तो जीव जंतुओं में पाए जाने वाले क्या होते हैं, ये मेनली एमीन होते हैं। और किस में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जंतु और मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि, विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं। क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। तो वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि, इनकी जैविक क्रियाओं के लिए वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन का उपयोग सर्वप्रथम किया था फंक ने, ये आपको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक कौन था, फंक ने किया था। और विटामिन का जो मेन, यदि इसके अर्थ की बात करते हैं तो क्या होता है, जीवित तंत्रों में मिलने वाले एमीन, विटल प्लस एमीन। तो जो विटल होते हैं, जीवित तंत्र होते हैं, उनमें पाए जाने वाले ये एमीन होते हैं। विटामिन होता है, इसको अपन क्या करते हैं, मेनली जो सामान्य खाद्य पदार्थ होते हैं उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। अब देखो विटामिन का वर्गीकरण देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है विटामिन का क्लासिफिकेशन। तो इसकी जल में विलेयता के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। जल विलेय विटामिन वो होते हैं जो जल में विलयशील होते हैं, लेकिन वसा में क्या होते हैं, अविलयशील होते हैं। वसा विलेय विटामिन वो होते हैं जो वसा में तो विलयशील होते हैं, लेकिन जल में क्या होते हैं, ये अविलयशील होते हैं। जो वसा विलेय विटामिन है ये हैं ADEK, और जल विलेय विटामिन होते हैं B एंड C। ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट, दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अपने पास में विटामिन B और C होते हैं, इनकी यदि बात करें तो ये जल में विलयशील होने के कारण मूत्र के साथ शरीर से क्या हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इनको बार बार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B और C की आवश्यकता शरीर में लगातार बनी रहती है, क्यों? क्योंकि जल विलय होने के कारण ये क्या होते हैं, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो देखो वसा विलेय विटामिन अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वसा में तो क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, जल में अविलयशील होते हैं। मेनली क्या होते हैं, ये यकृत में या वसा संग्रहित करने वाला जो एडिपोज ऊतक होता है उसमें ये संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट था अपने पास में जल विलेय विटामिन। तो जल विलेय विटामिन में अपन ने क्या देखा था, जल में विलयशील होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वसा में अविलयशील होते हैं। इनको नियमित रूप से ग्रहण करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। रीज़न क्या होते हैं, क्योंकि जल विलयशील होने के कारण मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ये इसका रीज़न होता है। एक विटामिन ऐसा है जो अपवाद है, और वो है विटामिन H। ये वसा और जल दोनों में क्या होता है,
अविलय होता है। अब देखो अपने पास में क्या आता है, प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं, इनके स्रोत क्या है और इनकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, विटामिन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, अभाव रोग कहा जाता है। नाम क्या होता है इसका, अभाव रोग। तो विटामिन की कमी से जो रोग होगा उसे क्या कहा जाएगा, अभाव रोग कहा जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। इसका नाम क्या होता है, कैरोटीनॉइड होता है। स्रोत क्या होते हैं ये आपके सामने है, जैसे दूध है, अंडा है, मछली है, लीवर है, गाजर है, मक्खन है आदि इसके रोग होते हैं। और इसकी कमी से जो रोग है आदि इसके स्रोत हैं सॉरी, और कमी से जो रोग है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है रतौंधी, दूसरा होता है जीरोप्थेलेमिया जिसे जीरोसिस भी कहते हैं, त्वचा का सूखा होना और आँख के कॉर्निया का कठोरीकरण। ये देखो इसमें यहाँ पे क्या होता है, जीरोप्थेलेमिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है, आँख का जो कॉर्निया होता है उसका कठोरीकरण कहा जाता है। और जो सीरोसिस है, ये इसको सही करना है, ये है सीरोसिस। और सीरोसिस क्या होता है, त्वचा का सूखा पड़ना, खुश्की जिसको कहते हैं। ये दोनों ही रोग किसकी कमी से उत्पन्न होते हैं, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होते हैं। यदि विटामिन बी की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, इसमें देखो B1 भी होता है, B2 भी होता है, B6 भी होता है, B12 भी होता है। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे B1 है, क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या होता है, रासायनिक थाइमीन होता है। किस में मिलता है, दूध में, खमीर में, दालों में और हरी सब्जियों में ये मिलता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, बेरी। और साथ ही क्या होती है, भूख कम लगती है। विटामिन B2 होता है, इसका नाम होता है राइबोफ्लाविन। किस में मिलता है, वही दूध, हरी सब्जियों, यकृत और वृक्क में मिलता है। इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है किलोसिस। किलोसिस क्या होता है, चेहरे पे दाने निकल आते हैं और साथ ही मुंह एवं होठों के किनारों का फटना, ओष्ठ विदारण भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसको क्या कहते हैं, पायरोडोक्सिन कहते हैं इसको। किस किस में मिलता है, अनाज में, दालों में, अंडे में, दूध में और खमीर में। इसकी कमी से क्या होता है, एक तो रक्त की कमी होती है और दूसरा मरोड़ पड़ना, शरीर क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐंठ जाता है। तो ये इसकी कमी से उत्पन्न रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 की। इसको क्या कहते हैं, साइनोकोबालेमिन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। जो अपने पास में विटामिन B12 है इसका नाम क्या होता है, साइनोकोबालेमिन होता है। क्या होता है, किस में मिलता है, मछली में है, अंडे में है, यकृत में है, दही में है और मांस में ये मिलता है। और RBC जो होती है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी कमी उत्पन्न हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, RBC जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। यहाँ पे ये रे है, क्या कहते हैं इसको, एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा है, नींबू है, टमाटर है, आंवला है, अमरूद है, गोभी है, इन सब में ये पाया जाता है। इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है स्कर्वी। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े जो होते हैं उनसे रक्त का स्रवण शुरू हो जाता है, अर्थात रक्त बहने लगता है। इसके अलावा अपने पास में है विटामिन H। क्या था ये, नहीं तो वसा में विलय था और नहीं किस में विलय था, ये जल में विलय था। किस में मिलता है, ये मेनली दूध में, खमीर में, अंडे में और किडनी जो होती है वृक्क, उसमें ये मिलता है। और इसकी कमी से क्या होता है, बालों का गिरना या फिर पैरालिसिस, जिसे क्या कहा जाता है, लकवा कहा जाता है। तो एक तो बाल गिरने लगते हैं और दूसरा लकवे की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जो अपने पास में विटामिन D होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन H का क्या था, बायोटिन था। किस में मिलता है, तेल, मक्खन, अंडा, मछली और सूर्य के प्रकाश में। मेनली इसका स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। इसकी कमी से मेनली हड्डियों संबंधित रोग होते हैं, जैसे रिकेट्स होता है। बच्चों में क्या होती है, अस्थियों की विकृता, मतलब हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। और ओस्टोमेलेमिया होता है, वयस्कों में क्या होता है, जोड़ों का दर्द। ठीक है, तो ऐसे रोग इसकी कमी से उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन E की। इसको क्या कहते हैं, एंटोकोफेरोल कहते हैं विटामिन E। सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन, बिनोला तेल, अंकुरित गेहूं आदि से ये अपने को प्राप्त होता है। इसका जो यूज़ है या इसकी कमी से उत्पन्न जो अभाव रोग है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है।
मांसपेशियों की क्या आती है, कमजोरी आती है, और जनन क्षमता में क्या होती है, कमी, और साथ ही क्या होता है, कुपोषण। इसके अलावा अपने पास में है जो विटामिन, और ये होता है के, ये आपको लिखना है क्या है, ये विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है ये क्या होता है, पत्तेदार हरी सब्जी और दालों से प्राप्त होता है, और रक्त का थक्का न बनना या रक्त का थक्का बनने के समय में वृद्धि हो जाती है, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास में एंजाइम, हार्मोन और विटामिन का जो पार्ट है वो क्लियर है, और यदि अपन बोर्ड पे देखते तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, ये इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में वो है न्यूक्लिक एसिड। देखो ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसको आपको देखना है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा अपना वीडियो। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अपन किसको देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे। तो 3 पॉइंट यहाँ पर अपने क्लियर हो चुके हैं। एक तो क्या हुआ था अपने पास में, एंजाइम, दूसरा क्या हुआ था, विटामिन, एक क्वेश्चन क्या हुआ था, प्रोटीन का विकृतीकरण, और एक पॉइंट क्या हुआ था अपने पास में, हार्मोन।